निधि बेटा, तुम्हारी ननद का फोन आया था। वो शाम को आ रही है। तुम कढ़ी बना लेना, उसे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की कढ़ी। हम्म। कढ़ी खानी है? ऐसा कहिए कि कढ़ी ठूसनी है। पिछले हफ्ते ही तो आई थी, आज फिर आ रही है। शादी हो गई है लेकिन अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती है महारानी। क्या सोचने लगी बहू? ऐसा करो कि तुम थोड़ा हलवा भी बना लो। बहुत पसंद है उसे तुम्हारे हाथ का हलवा। जी मम्मी जी। निधि अच्छा सा खाना तो बना लेती है लेकिन जानबूझकर कढ़ी और हलवा नहीं बनाती है। खाने की टेबल पर। ये क्या भाभी, आपने कढ़ी नहीं बनाई? मैंने तो खास तौर पर कहा था कि कढ़ी बनाना। मम्मी तो कह रही थी कि हलवा भी बनने वाला है, यहाँ तो खीर दिखाई दे रही है। मम्मी जी ने कहा तो था मुझसे, लेकिन मैं ही भूल गई। अब रायता तो बनाया है ना, उसे ही कढ़ी समझकर खा लो और खीर को हलवा समझ लो। सिंपल। रायते को कढ़ी और खीर को हलवा समझकर कौन खाता है भाई? कहीं ये रिवाज आपके मायके का तो नहीं है भाभी? कढ़ी और हलवा नहीं बनाया तो तुम मेरे मायके पर पहुंच जाओगी क्या? आपने सुना ना मम्मी जी क्या कह रही है ये? इसे कह दीजिए कि जो कहना है मुझे कहे। मेरे मायके वालों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों मम्मी को बीच में घसीट रही हैं भाभी? आप अपनी बात कहिए ना। मुझे क्या पता नहीं कि आपको मेरा यहाँ आना कितना अखरता है। आपको चाहे जैसा भी लगे, लेकिन मैं तो यहाँ जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, शौक से आओ। वैसे भी जानबूझकर तुमने इसी शहर में शादी की है ताकि तुम बार बार यहाँ आकर मेरी छाती पर मूंग दल सको। बस करो दोनों। जब देखो तब बस बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। पहले तो कितना प्यार था दोनों में। आजकल क्या हो गया है तुम लोगों को? नजर ही लग गई है किसी की। कढ़ी और हलवे से शुरू हुई नोकझोंक लड़ाई में बदल जाती है। वैसे आजकल तो आए दिन दोनों ननद भाभी किसी न किसी बात पर उलझ ही जाती थी। और बेचारी अनुपमा जी और सुशांत इस उलझन को सुलझाते सुलझाते खुद भी उलझ जाते थे। एक दिन दोपहर को सोनम मायके आती है। भाभी, थोड़ा ठंडा पानी तो लेकर आइए। मम्मी, इन्हें हर बात बोलनी क्यों पड़ती है भाई? इन्हें पता नहीं है क्या कि जब बाहर से कोई आता है तो सबसे पहले उसे पानी पिलाया जाता है? लगता है किसी ने सिखाया ही नहीं है इन्हें। कम से कम आप ही सिखा देती। मुझे भी सिखाया है कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन तुम्हें पानी पिलाने से तो पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। वैसे आज इतने दोपहर को क्यों दर्शन दिए तुमने? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा मायका है भाभी, और मैं यहाँ दर्शन दूं चाहे अदृश्य हो जाऊं, मेरी मर्जी है। मम्मी, मैं पास के बुटीक में आई थी इसलिए यहाँ भी चली आई। भाभी तो ऐसे कह रही है जैसे कोई गुनाह ही कर दिया है मैंने। अरे पहले ही इतनी गर्मी हो रखी है, तुम दोनों और गर्मी मत दिखाओ। जा बहू, कुछ ठंडा पिला दे अपनी ननद को। हाँ लाती हूँ। किचन में। हम्म। आजकल तो इसका आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा बस चले तो सूरत ही ना देखूं कभी इस छिपकली की। शादी के बाद भी मायके में अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहती हैं। सरिता भाभी बिल्कुल सही कहती है इसके बारे में। निधि शरबत का ग्लास लेकर बाहर आती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए भी बना लिया है, आप दोनों पियो, मैं कपड़े डालकर आती हूँ। तुमने अपने लिए नहीं बनाए बहू, ये तो बहुत ज्यादा है। एक खाली ग्लास लेकर आओ, हम दोनों आधा आधा पी लेंगे। आधा आधा क्यों मम्मी? आप पूरा पी लीजिए ना। भाभी को चाहिए होगा तो वो अपने लिए दूसरा बना लेगी, है ना भाभी? वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। बढ़िया ही मुझे सिखाने। सलाह दे भी नहीं रही हूँ मैं आपको, मैं तो ऑर्डर दे रही हूँ। बात आगे न बढ़ी इसलिए अनुपमा झट से कहती हैं, बहू तुम्हें आज मायके जाना था ना, तो तुम उसकी तैयारी कर लो। हाँ, वैसे भी यहाँ रुकना कौन चाहता है? निधि के अंदर जाते ही, बहुत सर पर चढ़ा लिया है आपने भाभी को। मेरी सास तो पीठ पीछे भी अपनी बेटी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सुन सकती है, और ये तो आपके सामने ही मुझे कितना कुछ सुनाकर चली जाती है और आप उन्हें कुछ नहीं कहती हैं। तो तू भी तो कुछ कम नहीं है ना। अपनी जुबान पर तो बिल्कुल भी लगाम नहीं है तेरी। दोनों एक जैसी ही हो तुम। भाभी ने तो सब पर जादू कर रखा है। भैया का तो समझ में आता है, लेकिन मेरी अपनी मम्मी भी अब मेरी अपनी नहीं रही। सच ही कहती है सरिता भाभी इनके बारे में। निधि की शादी को 5 साल और सोनम की शादी को 1 साल हो जाता है। पहले दोनों ननद भाभी में बहनों से भी बढ़कर प्यार था, जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। कुछ दिन बाद, बहू, सरला भाभी जी के यहाँ से बुलावा आया है। उनकी बहू के सतमासे का प्रोग्राम है। मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तुम और सोनम चले जाना, उसे भी बुलाया है ना। वो अपना चले जाए ना मम्मी जी, मैं अपनी चली जाती हूँ। वो तामझाम पहनकर यहाँ आएगी, इससे अच्छा तो डायरेक्ट वहीं चली जाए ना। दो दो चक्कर क्यों लगा रही है? तुम्हें भी तो साड़ी और गहने पहनने हैं। सोनम अपनी कार से आ रही है, तुम भी उसके साथ आराम से चली जाना। अपनी कार तो सुशांत लेकर गया है ना। निधि को भी ये सही लगता है।
और वो सोनम के साथ जाने के लिए बेमन से मान जाती है। शाम को, मम्मी आप तैयार नहीं हुई, आप नहीं चल रही हो क्या? तैयार होकर खड़ी निधि को देखकर, ओफो, आपने कहा था कि आप चल रही हो इसलिए मैं तैयार होकर आ गई। भाभी के साथ नहीं जाऊंगी मम्मी। मैंने यही बात तुमसे पहले ही मम्मी जी से कह दी थी। मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ चलने के लिए मरी जा रही हूँ। अरे चली जाओ ना दोनों ननद भाभी साथ में। देखो वैसे भी आजकल सब तुम दोनों के बारे में बातें बनाते रहते हैं कि तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है। यही तो मौके होते हैं लोगों के मुंह बंद करने के। जाओ, शाबाश, मेरी खुशी के लिए चली जाओ दोनों साथ में। अनुपमा की बात का मान रखकर दोनों ननद भाभी चली तो जाती हैं, लेकिन पूरे रास्ते एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। प्रोग्राम में पहुंचकर भी दोनों अलग अलग बैठ जाती हैं। तभी निधि के चचेरे देवर की पत्नी सरिता निधि के पास आकर बैठ जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है, जरूर तुम्हारी मायके की होगी। नहीं, मायके की नहीं है, ये मुझे सोनम ने दी थी उसके घर की ओपनिंग सेरेमनी पर। हाँ, लेकिन इस साड़ी के बदले में लूट भी तो लिया होगा ना तुमको। सुशांत भैया की तो जेब भी खाली कर दी हो किसने। वैसे सच कहूं तो इस पूरी फैमिली की सभी नंदे एक जैसी हैं, लालची और स्वार्थी। हाँ वो तो है। और तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? कैसा चलेगा, मेरी ननद सोनिया भी तो इसी शहर में रहती है ना। बस आए दिन किसी न किसी बहाने अपने भाई से पैसे निकलवाती रहती है। तुम तो सोनम से बचकर ही रहना भाई, वो भी तो सोनिया की बहन है। हाँ सही है। पहले तो मैं भोलेपन में ये सारी बातें समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन जब से तुमने मेरी आंखें खोली है ना, मैं तो बहुत अलर्ट हो गई हूँ। खाने पीने और चीजों तक ठीक है, लेकिन मैं सुशांत को इसे एक पैसा भी बिना वजह देने नहीं दूंगी अब। देखो, मुझे तुम में अपनी छोटी बहन नजर आती है, इसीलिए तुम्हें समझाना अपना फर्ज समझकर अलर्ट करती रहती हूँ। मुझ पर जो गुजरी है ना, वो तुम पर ना गुजरे। मैं बस यही चाहती हूँ। तुम प्लीज ये बात अपने बीच में ही रखना, वरना मेरी सास और ननद मेरा जीना हराम कर देंगी। निधि उसे किसी को न बताने का भरोसा देती है। थोड़ी देर निधि के पास बैठकर सरिता सोनम के पास चली जाती है। सोनम, निधि ने जो साड़ी पहनी है तुमने ही दी है ना? इतनी तो सुंदर साड़ी है, महंगी भी लगती है। मैंने पूछा कि कहाँ से खरीदी है, तो झट से कहती है कि ये फटीचर साड़ी तो सोनम के यहाँ से आई है। वो तो मम्मी जी ने कहा इसलिए रख ली थी, वरना तो मेरा मन उठाकर सीधे बाई को देने का था। ऐसा कहा उन्होंने? पूरे 5,000 रुपए की साड़ी है वो। अपने मायके में कभी देखी है क्या उन्होंने ऐसी साड़ी? मेरी ही गलती थी जो अपनी सगी भाभी समझकर मैंने उन्हें सबसे अलग और महंगी साड़ी दी थी। अच्छा है मुझे बता दिया आपने, अब मैं भाभी को अच्छा सुनाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा गजब मत करना भाई। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानकर तुम्हें सब बता देती हूँ। तुम्हारी भाभी तो मुझसे इतनी खुन्नस खाती है कि अगर पता चला कि मैंने तुम्हें बता दिया है तो वो पूरी फैमिली में मेरा तमाशा ही बना देगी। हाँ ऐसी तो है वो। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कभी बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करने वाली ननद भाभी कैसे एक दूसरे की दुश्मन बन बैठी थी। ये किसी की नजर का नहीं बल्कि नजरिए का कमाल था। प्रोग्राम के बाद दोनों वापस लौटती हैं कार में। साड़ी को जरा संभाल कर बैठना भाभी, फटीचर नहीं है, बहुत महंगी साड़ी है ये। आपकी सोच से भी कहीं बढ़कर कीमत है इस साड़ी की। कीमत चाहे जितनी भी हो, वसूल तो तुमने किसी और तरीके से की ही होगी ना। वैसे भी ऐसी कौन सी खास बात है इस साड़ी में। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसी बल्कि इससे कहीं ज्यादा महंगी साड़ियां मैंने भी देखी है और खरीदी भी हैं। पूरा रास्ता खामोशी से कटता है और दोनों मुंह फुलाकर ही घर आती हैं। आ गई। कैसा रहा फंक्शन? मम्मी, आज के बाद आप मुझे भाभी के साथ जाने के लिए ना तो फोर्स करोगी और ना ही इमोशनल ब्लैकमेल। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है। मैं भी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों को हो क्या गया है आजकल? एक दूसरे से पहले की तरह रिश्ता कर लो बेटा। मैं कल नहीं रहूंगी तो तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनोगी। फिर से वही इमोशनल ड्रामा। ऐसी बातें मत कीजिए ना मम्मी, आपको भी बहुत सालों तक जीना है। हाँ मम्मी जी, आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें बिल्कुल मत किया कीजिए। हम दोनों का रिश्ता अब सुधरने से तो रहा। आप इस बात का टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। कुछ दिन बाद सरिता और उसकी ननद सोनिया अनुपमा से मिलने आती हैं। निधि उस समय टेलर के पास गई हुई होती है। दोनों अनुपमा से बातें करने लगती हैं। सरिता अनुपमा से निधि के बारे में पूछती है। निधि कहाँ गई ताई जी? बस यहीं पास में ही गई है। बहुत दिनों से ब्लाउज सिलने डालने को कह रही थी, लेकिन अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था उसका। पहले सोनम थी तो दोनों ननद भाभी घर के काम यूं ही हंसी खुशी निपटा लेती थी।
सही है। अब देखो ना, सोनिया दीदी थी तो मुझे भी कितना सहारा हो जाता था उनका। हम दोनों भी हंसती खेलती रहती थी। सही कह रही हो भाभी। उतनी देर में निधि भी आ जाती है। सोनिया पुराने एल्बम लेकर अनुपमा के पास बैठ जाती है और दोनों पुरानी बातें याद करते हुए फोटो देखते हैं। निधि उनके लिए चाय नाश्ता बनाने किचन में आती है तो सरिता भी उसके पीछे पीछे चली आती है। अच्छा है निधि, तू आ गई। तेरी सास ने तो तेरी बुराई कर करके मेरा दिमाग ही खा लिया था। वो तो उनकी उम्र का लिहाज करके मैं चुप रह गई, वरना कोई और होता तो अच्छा सुना देती मैं तो। मम्मी जी ने मेरी बुराई की? लेकिन वो तो ऐसा कभी नहीं करती हैं। उनका तो नेचर ही नहीं है किसी की बुराई करने का। वैसे क्या कह रही थी वो? तुम अगर वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी, सुशांत भैया को भी नहीं, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ हाँ, वादा करती हूँ, अब प्लीज बताओ जल्दी से। मैंने उनसे बस इतना ही पूछा था कि निधि कहाँ गई है। तो क्या शुरू हो गई फिर? निधि तो बात ही नहीं सुनती है, 2 घंटे से गई है, घर से निकलने का बहाना चाहिए बस। हमारी सोनम भी तो उसी की उम्र की है, लेकिन मजाल है कि अपनी सास की मर्जी के बिना एक कदम भी घर के बाहर निकाले। 2 घंटे? 2 घंटे से गायब हूं मैं? इतना बड़ा झूठ! आपसे वादा न किया होता तो अच्छी तरह जवाब देती मैं इनको। सोनम सोनम सोनम, हर बात में सोनम अच्छी और मैं बुरी। तुम भूल जाओ इस बात को। घर में भाभी से ज्यादा ननद की चलती हो ना तो ऐसा ही होता है। छोड़ो, आओ हम बाहर बैठते, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम ससुराल वालों की चुगलियां कर रही हैं। निधि के मन पर एक गहरा असर छोड़कर सरिता और सोनिया वहां से निकलकर सोनम के घर आती हैं। सोनम अपने नए घर में दोनों का स्वागत करती है। घर को देखकर सरिता कहती हैं, मैं तुम्हारे नए घर की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आज तुम्हारा घर देखने आई हूँ। बहुत ही सुंदर है तुम्हारा घर। ओपनिंग सेरेमनी की फोटो तो दिखाओ हमें। हाँ, ये लीजिए एल्बम। आजकल तो हर कोई बस अपने मोबाइल में फोटो खींच लेता है। हमें तो हर फंक्शन के प्रॉपर फोटो चाहिए थे। आप देखिए, मैं कुछ लाती हूँ आप लोगों के लिए। सोनिया को एल्बम में उलझाकर सरिता भी सोनम के साथ किचन में आती है और फुसफुसाकर कहती है, जब ताई जी ने कहा कि सोनम थी तो दोनों ननद भाभी को एक दूसरे का सहारा था, लेकिन अब निधि को अकेले जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ कि इसमें क्या गलत कहा बेचारी ताई जी ने। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? सही बात तो है। लेकिन निधि मुझे बहाने से किचन में लेकर गई और तुम्हारी खूब बुराई करने लगी। सोनम कौन सी तोपची है जो उसके साथ जाकर ही काम होते थे, बल्कि उसे अपने साथ लेकर जाने में मुझे ही शर्म आती थी। वो तो मम्मी जी के कहने पर मुझे उस चूहिया को अपने साथ लेकर जाना पड़ता था। ऐसा कहा उन्होंने? फिर क्यों मुझे बाहर चलने के लिए बार बार मनाती थी? चली जाती ना अकेले अगर मुझे साथ लेकर जाने में शर्म आती थी तो। बस एक बार मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। धीरे बोलो भाई, हर ननद तुम्हारी तरह अच्छी थोड़ी होती है। सोनिया सुन लेगी तो बवाल मचा देगी। लेकिन तुम तो उसकी तरह नासमझ नहीं हो। रिश्ते बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये बात भी अपने तक ही रखना प्लीज। हाँ, ठीक है। इन सब बातों की वजह से दोनों ननद भाभी के बीच की दरार बढ़ती जाती है और सोनम धीरे धीरे मायके आना कम कर देती है। कुछ दिन बाद सरिता निधि को रोते हुए फोन करती है। निधि, तुम्हें ही मैं अपना समझकर अपना दिल हल्का कर सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद भी सोनिया अपने भाई से पैसे मांगती रहती है, और जब मैंने इस चीज के लिए रोहित से लड़ाई की तो वो उसे छुप छुप कर पैसे देने लगा। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये तो भाई साहब बहुत गलत कर रहे हैं आपके साथ। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो कितनी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कोई भी बात छुप कर नहीं करनी चाहिए। ये हस्बैंड तो होते ही ऐसे है निधि। तुम्हारी ननद भी अपने भाई से पैसे मांगती है और भैया उसे देते भी है। मुझे खुद सोनम ने ये बताया है। निधि के मन में सवाल छोड़कर सरिता फोन रख देती है और तुरंत ही सोनम को भी फोन लगा देती है। मैं क्या सुन रही हूँ सोनम? तेरी शादी तो अच्छे खाते पीते परिवार में हुई है, फिर भी तू अभी तक अपने भाई से पैसे मांगती है। तुम्हारी भाभी ने मुझे फोन करके बताया, रो रही थी बेचारी। भाभी ने ऐसा कहा? मैंने तो शादी के बाद से आज तक अपने भाई से एक पैसा नहीं मांगा है। मेरे पति मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये बात सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अब तो ये बात ऐसी नहीं थी कि दोनों में से कोई भी आसानी से भुला सके। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन सोनम मायके आती है। सुशांत, निधि, अनुपमा और सोनम हॉल में बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद निधि खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उसी समय, सोनम, गोविंद काका ने तेरे ब्याज के पैसे दिए हैं। अभी दे दूं तुझे या बाद में लेकर जाएगी? अभी दे दीजिए भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मेरी ननद की शादी भी तो पास आ रही है, उसमें काम आ जाएंगे। अभी लाया। कहकर सुशांत पैसे लाने के लिए अंदर जाता है। सुशांत पैसों का बंडल सोनम को देता है कि तभी निधि वहां आती है और आग बबूला होकर कहती है, ओह,
तो मैं थोड़ी देर के लिए किचन में क्या गई, तुम अलमारी से पैसे निकाल कर भी ले आए और बहन को देने लगे। सोनम, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना, शादी के बाद भी अपने भाई से पैसे मांगते हुए। बहुत हो गया भाभी, अब मैं आपकी बकवास एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये पैसे मेरे हैं, मैंने गोविंद काका के पास रखे हुए पैसों का ब्याज है ये। झूठ बोल रही हो तुम। सुशांत आज भी मुझसे छुप कर तुम्हें पैसे देते हैं। भैया माँ, यही बकवास इन्होंने सरिता भाभी के साथ भी की है। उन्होंने भी यही बताया है कि मैं आपसे पैसे मांगती हूँ और आप इनसे छिपकर मुझे पैसे देते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा उनसे, लेकिन तुमने क्या क्या कहा है वो तो सुन लो जरा। दोनों गुस्से में एक दूसरे को सारी बातें बताती हैं जो सरिता ने उनसे कही थी। एक के बाद एक सारी बातें क्लियर होती हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर चारों खूब हंसते हैं। कुछ दिन बाद निधि को सरिता का फोन आता है। निधि, तुम्हें पता है सोनम क्या कह रही थी? एक मिनट भाभी, मैं फोन स्पीकर पर करती हूँ। सोनम यही है, वो भी सुन लेगी कि वो क्या कह रही थी आपसे। अब आपको जो कहना होगा ना, आप अकेले में नहीं बल्कि दोनों को साथ में कहना भाभी, ताकि हमने जो कहा है हमें भी तो पता चले। वैसे अब हम ननद भाभी आपकी बातों में आकर लड़ने वाली नहीं है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सरिता झट से फोन काट देती है और दोनों ननद भाभी पहले की तरह गले लगकर खूब हंसती हैं। अनुपमा तुरंत दोनों की नजर उतार कर फेंकती है।